Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the solubility of solid in a liquid. वहाँ पर हमने बात की थी solubility of solid in a liquid, बट आज हम बात करेंगे solubility of a gas in a liquid कि अब किसी भी लिक्विड के अंदर कोई गैस की solubility कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हम वैसे बात करें कि जो हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर क्या डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन गैस, और इतने अमाउंट में, इतनी सफिशिएंट अमाउंट में डिजोल्व होते कि जितने भी हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। इट मीन्स ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर के ऊपर ही हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हो, उसी के ऊपर क्या हो रखी है, डिजोल्व हो रखी है, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए सफिशिएंट। बट अगर हम बात करें कि अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करना चाहते हैं तो ये पॉइंट सबसे पहले हमारे पास किसने दिया था, हेनरी ला ने। कि हेनरी ला ने क्या कहा, जनरल लाइफ में भी हम देखते हैं, अभी बताऊंगी उसको। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई ये एक्सप्लेनेशन यानी कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड किसने दिया था, हेनरी ला ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the solubility of a gas in a liquid is directly proportional, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, solubility of a gas in a liquid, लिक्विड के अंदर ही बात करेंगे, is directly proportional to the pressure of the gas, कि गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे उतना ही हमारे पास क्या होता चला जाएगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डाल्टन आया था, और डाल्टन ने, जो कि एक कॉन्टेम्परेरी था, किसका, कॉन्टेम्परेरी ऑफ हेनरी, उसने क्या दिया, अपना इंडिपेंडेंटली एक लॉ दे दिया। उसने क्या कहा, उसने मोल फ्रैक्शंस का डिस्कशन किया यहाँ पर कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके भाई, ऑफ गैस, गैस की बात करें तो गैस की होगी, इन ए सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर of the gas over the solution, pressure of the gas over the solution। कि हेनरी ला ने कहा कि solubility of a gas in any liquid is directly proportional to the pressure of that gas। तो जिस भी गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करवाएंगे तो वो गैस उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, सोल्यूबल होती जाएगी। तो डाल्टन ने अब हमारे पास क्या दे दिया कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन एक गैस के डिजोल्व होंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूट के मीन्स गैस के सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होंगे, उतना ही उस प्रेशर का, उस गैस का क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा उस सॉल्यूशन के अंदर। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इट मीन्स पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कांस्टेंट के से, के एच मीन्स हेनरी कांस्टेंट, क्या डिनोट करता है, हेनरी कांस्टेंट। और देखो यहाँ से कि एक्स जितना ज़्यादा हमारे पास डिजोल्व होता जाएगा, इट मीन्स उतना ही प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है। बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी भाई, डिफरेंट गैस की सोल्यूबिलिटी एक लिक्विड के अंदर डिफरेंट होती है। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हेनरी कांस्टेंट के एच के ऊपर डिपेंड करती है। अगर के एच की वैल्यू इंक्रीजेज होती चली जाएगी तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज, यानी कि जिस गैस का के एच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं भाई, अगर मेरे पास प्रेशर टोटल कितना बन रहा है कि 100 बन रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास के एच इंटू एक्स क्या टोटल 100 है। अब के एच की वैल्यू 1 थी तो एक्स की क्या रहेगी 100।
अब KH की वैल्यू 2 है तो X की वैल्यू 50, KH की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 20, वैल्यू 10 है तो 10। अब देखो जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शंस क्या होते जा रहे हैं ऑफ ए गैस डिक्रीज होते जा रहे हैं। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो गए तो सोल्यूबिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज बिकॉज प्रेशर डिक्रीजेज और सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज। तो उस गैस का प्रेशर उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक ही बात है कि सोल्यूबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी इफ़ इन एनी केस की KH की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तभी तो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट गैसेज की KH वैल्यू डिफरेंट होती है तो उनकी सोल्यूबिलिटी भी सेम लिक्विड के अंदर क्या होती चली जाती है, डिफरेंट होती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि इसकी लिमिटेशन क्या रही, कि लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ ने ये तो कह दिया कि हमारे पास solubility ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन, और साथ में हमारे पास ये कह दिया कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शंस उस गैस के होंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। बट इसने कहा कि कोई भी गैस सोल्यूबल कब होगी, सोल्यूबिलिटी उसकी कब होगी, फर्स्ट कंडीशन रखती इसने एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। भाई इट मीन्स हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर तो गैस कैसी हो जाती है, आइडियल गैस। तो इसका मतलब कोई भी गैस है वो गैस किसकी तरह से बिहेव करनी चाहिए, आइडियल गैस की तरह से बिहेव करनी चाहिए। क्लियर। तो हाई टेम्परेचर वैसे भी दिख रहा है कि हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो वैसे भी सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन एनी लिक्विड वैसे भी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है कि मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या था, इस लिक्विड के अंदर गैस डिजोल्ड है, अब मैंने हीट कर दिया तो हीट करने के साथ क्या होगी, बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, गैस सारी की सारी बाहर निकल, तो सोल्यूबिलिटी तो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। और प्रेशर लो होगा तो बिल्कुल यूँ मान लो कि आपके पास सोल्यूबल होगी ही नहीं कोई भी गैस। तो इसने ये कंडीशन दे दी एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर मीन्स एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए और हमारे पास क्या होनी चाहिए, तब वो सोल्यूबल होगी। तो सोल्यूबल ऐसे केस में हमारे पास कभी भी सोल्यूबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन इसने रख दी, अगर हम किसी भी गैस को डिजोल्व करते किसी लिक्विड के अंदर तो वहाँ पर ना कोई एसोसिएशन होना चाहिए ना कोई डिसोसिएशन होना चाहिए, मीन्स किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बट आपको पता है जब हम क्या करते हैं NH3 को, NH3 इज ए गैस, जब इस गैस को डिजोल्व करवाते हैं वाटर के अंदर देन इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो कंडीशन फेल हो गई भाई, कि इसने तो क्या कहा कि कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ना कोई एसोसिएशन ना कोई डिसोसिएशन। पर जब अमोनिया गैस को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सेकंड केस ले लेते हूँ कि HCl गैस को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करवाया जाता है तो इट विल फॉर्म द आयन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एक्वस। इट मीन्स ये तो डिसोसिएट भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हेनरी लॉ की फेल हो जाता है कि हमारे पास एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए था, पर जब हम गैसेज को डिजोल्व करवाते हैं तो उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस आ जाता है। बट इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है वो देखो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब देखो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इन बेवरेज या आप बोल सकते हो पीने के लायक कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है कि हाईली प्रेशराइज करके CO2 को डिजोल्व किया जाता है। जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती है तो क्या बनाती है H2CO3। लेकिन क्या होता है ये हाईली प्रेशराइज करके, ताकि वो हमारे पास क्या ना हो, इजली से ख़राब ना हो, कि हमारे पास उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो CO2 H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना देती है।
उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं भाई, जो भी कोल्ड ड्रिंक आती है उसके ढक्कन को, उसकी कैप को ओपन करते हैं तो एकदम से प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा तो CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर। सेकंड आता है हमारे पास सी डाइवर्स। जो सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का। क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होती जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड केस, जब वाटर के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जो बॉडी की ऑक्सीजन है, ड्यू टू द हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स हमारी बॉडी से एक्सहेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन बाहर आ गई तो आफ्टर सम टाइम्स, और CO2 अंदर चली गई तो आफ्टर सम टाइम हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस वजह से सिलेंडर के अंदर साथ में हीलियम गैस भी डाली जाती है। पहले सिर्फ नाइट्रोजन होती थी, अब हीलियम गैस इज ए इनर्ट गैस विच एक्सर्ट द प्रेशर सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कैन बी डिजोल्व्ड इन आवर हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो उसको करने के लिए ये हाईली प्रेशराइज करते हैं सिलेंडर, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी तक पहुंच के, कि जो हमें सराउंडिंग से नहीं मिल रही है, अब वो कहाँ से किसके थ्रू मिलेगी, उस सिलेंडर। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर सोल्यूबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द हेमोग्लोबिन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके। थर्ड हमारे पास आता है फॉर द क्लाइंबर्स। जो हमारे पास, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी हिल स्टेशंस में जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, या फिर हम अपने घरों में स्टेयर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हम जल्दी क्या स्टार्ट कर देते हैं, हाफना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इन द एटमोसफियर देयर इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ द ऑक्सीजन इफ़ वी गो टू द स्टेयर्स। अगर हम क्या करते हैं, स्टेयर्स में जाते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, और एटमॉस्फेयर से इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन एकदम से नहीं आ पाती है, तो जिसके कारण हमारे पास बाहर प्रेशर कम हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो क्या कर दिया जाता है कि जो पहाड़ी एरिया, जब वहाँ के लोगों का स्टेमिना वैसे इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं कि जो सराउंडिंग से ऑक्सीजन मिल रही है, अब वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर देती है उनकी बॉडी के लिए कि भाई उनके लिए वो क्या हो जाती है, सफिशिएंट। बट अगर हम वहाँ पर जाते हैं या हम स्टेयर्स में चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बॉडी को वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो हमें एक स्मूथ सरफेस पर मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्या थी, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ, यानी कि सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड।